हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप मस्त होंगे और घर पर ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग जान रहे हो कि भाई यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग ने यहाँ पर कुछ चैप्टर्स कंप्लीट मतलब कि कुछ टॉपिक्स कुछ वीडियोस अपलोड कर रहे हैं हर एक सब्जेक्ट में। और फिर अगर हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स की बात करें तो हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 को शुरू किया और उसमें हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ा। प्रीवियस लेक्चर में ही हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला पढ़ा। अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला एक्चुअली क्या था, आप उसको डेफिनेशन को याद करो। हम लोग पहले उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, फिर आज के नए टॉपिक पे जाएंगे। ठीक है, दैट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम, कंस्टिट्यूशनल एटम ऑफ एनी कंपाउंड। ठीक है ना, क्या है वो, उसका सिंपलेस्ट रेशियो है। अब देखो, अगर हम लोग इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करते हैं तो वो जो टॉपिक है और उस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं तो ये थोड़ा सा सॉल्यूशन उसका लेंदी रहता है। अब क्योंकि उसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी रहता है तो ऑब्वियस है कि ये 1 मार्क के लिए तो पूछते नहीं होंगे एग्जाम में, ये 2 मार्क या 3 मार्क के लिए एग्जाम में पूछते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो फिर आगे जाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग ने चैप्टर का इंट्रोडक्टरी पार्ट शुरू किया था, इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था कि भाई एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। मिक्सचर भी 2 प्रकार के होते हैं। अब देखिए यहां पर एक मिक्सचर की हम जब बात कर रहे हैं तो मिक्सचर कौन से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनस मिक्सचर एंड दूसरा आता है हेट्रोजीनस मिक्सचर। अगर हम लोग बात करें कि भाई होमोजीनस मिक्सचर के एग्जांपल कौन से, तो होमोजेनस एक मिक्सचर के एग्जांपल है लाइक शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, ये होमोजेनस के एग्जांपल है। लेकिन हेट्रोजीनस के एग्जांपल क्या है, व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द हेट्रोजीनस। तो हेट्रोजीनस यानी कि जो 2 कंपाउंड्स मिक्सअप नहीं होते हैं, जो 2 फेजेस बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। फॉर एन एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं ऑयल प्लस वाटर या फिर केरोसिन प्लस वाटर। उसमें क्या होता है, 2 लेयर्स बन जाता है। ठीक है, मैं एग्जांपल दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखना कि अगर हम लोग ये सैनिटाइजर की बोतल देखेंगे, ठीक है, अब ये जो सैनिटाइजर की बोतल है, अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यूनिफॉर्म ब्लू कलर है। ठीक है, और यहां पर कोई 2 लेयर्स नहीं बन रहे। क्या कोई 2 लेयर्स बन रहे लाइक ऑयल एंड वाटर, नहीं बन रहे। तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी द होमोजेनियस सॉल्यूशन। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि भाई 2 लेयर्स ही बन रहे हैं, 2 अलग अलग फेज ही बन रहे हैं, तो वो बन जाएगा इन द हेट्रोजीनस। लेकिन यहां पर एक एक्सक्लूसिव और इंपॉर्टेंट बात यह है कि कभी कभार लोग ये समझते हैं कि भाई हम इंक एंड वाटर को मिक्सअप करते हैं तो वो इसी तरह से पूरा ब्लू बन जाता है, वाटर तो पूरा ब्लू बनता है ना। तो एक्चुअल में लोग ये समझते हैं कि भाई ये होमोजीनस सॉल्यूशन है, बट उसका रियल फैक्ट ये है कि वो होमोजेनस सॉल्यूशन नहीं है। इट इज नॉट एन होमोजेनस सॉल्यूशन, बराबर कि नहीं, वो एक्चुअल में हेट्रोजेनस सॉल्यूशन है। इंक एंड वाटर जो है वो एक्चुअल में हेट्रोजेनियस है। लो मैं यहां पर लिखता हूं इंक प्लस वाटर, ठीक है, वो एक्चुअल में हेट्रोजेनस मिक्सचर है। इसका कारण ये है कि इंक के जो पार्टिकल रहते हैं, एक्चुअल में मॉलिक्यूल्स की बात है, पार्टिकल की बात है, वो इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि वो 2 लेयर नहीं बनाते हैं, वो उस सॉल्यूशन में पूरे में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि भाई ये क्या हुआ, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, बट वो एक्चुअल में यूनिफॉर्म सॉल्यूशन नहीं होता। इट इज नॉट एन यूनिफॉर्म सॉल्यूशन। ठीक है, वो एक यूनिफॉर्म सॉल्यूशन में नहीं आता बच्चों। ठीक है, फिर एक और चीज हमें है पढ़नी है इंट्रोडक्टरी पार्ट में, दैट इज कि भाई व्हाट आर सॉल्यूशन। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई सॉल्यूशन सॉल्यूशन, कब से ये शब्द बोल रहे हैं, ये वर्ड बोल रहे हैं, तो ये सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, आपको ये भी तो क्वेश्चन होगा ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन जो रहता है वो 2 कंपोनेंट से बना रहता है, जरा ध्यान देना। एक होता है सॉल्यूट एंड दूसरा होता है सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट एंड दूसरा होता है सॉल्वेंट। अब देखो सॉल्यूट की बात करें तो इसका जो सॉल्यूशन में कंटेंट है, ठीक है, वो लो रहता है, वो ज्यादा अमाउंट नहीं रहता। तो मैं यहां पर लिखता हूं स्मॉल अमाउंट, या फिर आप लो अमाउंट समझ सकते हो। ठीक है, स्मॉल अमाउंट लिख देता हूं मैं। और सॉल्वेंट जो है उसका लार्जर अमाउंट होगा, यानी कि वो ज्यादा रहेगा, लार्जर अमाउंट रहेगा, ज्यादा अमाउंट में रहता है। ठीक है, अब देखो स्मॉल अमाउंट है इसका, इसका लार्ज अमाउंट है। ठीक है, अब अगर आपको याद करने की ट्रिक है, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को याद नहीं रहता कि भाई सॉल्यूट ज्यादा है या सॉल्वेंट ज्यादा है,
तो इतना याद रखना आप लोग कि जिसका भी ये स्पेलिंग इसका बड़ा है ना, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर आते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 लेटर आते हैं। ये याद करने की ट्रिक है। अब इसका क्या है, इसका स्पेलिंग छोटा, अमाउंट भी स्मॉल, और इसका स्पेलिंग बड़ा, इसका अमाउंट भी ज्यादा। समझेंगे नहीं? यानी कि याद करने की ट्रिक है। इट्स अ मेमोराइजिंग ट्रिक हियर स्टूडेंट्स। इज इट ओके? इट्स अ मेमोराइजिंग ट्रिक। तो देखो ये हुआ। लेकिन यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई हमने मान लो कि भाई एलिमेंट ले लिया, या फिर हमने कंपाउंड ले लिया, या फिर हमने मिक्सचर ले लिया, तो ये जो चीजें हैं, अब इनका कोई ना कोई स्टेट भी तो होगा। स्टेट, यस, इनका कोई ना कोई फिजिकल स्टेट भी तो होगा। तो ये फिजिकल स्टेट क्या होते हैं, जरा ध्यान से देखना। ये फिजिकल स्टेट्स जो रहते हैं वो बेसिकली नेचुरली अकरिंग 3 ही रहते हैं। फिजिकल स्टेट जो रहते हैं वो बेसिकली 3 रहते हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा होगा लिक्विड, एंड तीसरा होता है गैसियस स्टेट। क्या रहता है? गैसियस स्टेट। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि 3 स्टेट तो नेचुरली अकरिंग है, लेकिन इनके अलावा और 2 स्टेट्स भी प्रेजेंट है, जो कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करते करते दे फाउंड इट आउट। लाइक चौथा स्टेट जो है दैट इज अ प्लाज्मा स्टेट। अब पहले के जमाने में प्लाज्मा टीवी आता था, है ना? यस, वो ये प्लाज्मा ही था। ये प्लाज्मा स्टेट है, ठीक है, प्लाज्मा स्टेट। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कहां पर होता है? सन पे होता है। सन के ऊपर प्लाज्मा स्टेट होता है। और पांचवा एंड आखिरी स्टेट जो है दैट इज BEC, जिसका फुल फॉर्म है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये उसका फुल फॉर्म है बच्चों। दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ इट। मतलब कि बेसिक तो 3 ही है ये स्टेट्स, बट और भी 2 स्टेट्स साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किए थे कि दीज आर ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, चलिए, तो अब ये होगा क्या, ये स्टेट की कुछ चीजें देखते हैं कि भाई कब कब क्या क्या कैसे होगा। जरा ध्यान से देखते रहना बच्चों, बी अटेंटिव हियर। मैं जरा कैमरा सेट कर लूँ। सेट ही है वैसे, कोई चिंता की बात नहीं है। यस, देखते रहना जरा ध्यान से। देखो, अगर हम लोग कोई भी सॉलिड लेते हैं, लाइक मान लो आपने शुगर ले लिया, ठीक है, या आइस ले लिया, चलो मैंने आइस ले लिया, तो उसके जो पार्टिकल वगैरह रहेंगे वो बहुत ही ज्यादा क्लोज रहेंगे बच्चों। इट्स अ वेरी वेरी क्लोज। ये आइस में देखो इस तरह से होगा। तो ये आइस है। अब ये कौन से स्टेट में है? तो ये सॉलिड स्टेट में है बच्चों। कौन से स्टेट में है ये? इट इज इन द सॉलिड स्टेट। अब जब आप इसको हीट करना शुरू करोगे तो ये जो पार्टिकल है उनके अंदर वाइब्रेशनल्स एंड मोशंस जो है दैट विल इंक्रीज, और उसी की बदौलत क्या होगा, हीट करने पर ये जो है वो सॉलिड यानी कि आइस वो वाटर में यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट होगा। इट विल कन्वर्ट इनटू द वाटर, दैट इज कॉल्ड लिक्विड। ये मैंने लिया वाटर, और ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, H2O तो इधर भी H2 ही है और यहाँ पर भी H2 ही है, तब ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। अब यही लिक्विड को अगर आप और ज्यादा हीट करोगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, तो वो बाद में गैसियस स्टेट में आना शुरू हो जाएगा, यानी कि उसके मॉलिक्यूल पूरे में फैल जाएंगे और वो गैसियस स्टेट हो गया। ठीक है, इसको वेपर भी बोल सकते हैं। वाटर अगर हुआ तो वेपर तो क्या, वाटर वेपर बनता है उसका, तो ये गैसियस स्टेट हुआ। लेकिन इसमें ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वैसे रिवर्स रिएक्शन भी पॉसिबल है। इनमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो रिवर्सिबली जाए। बच्चों समझ रहे हो ना? जागते रहना लेक्चर के अंदर और फोकस रहना। ठीक है, अब क्या होता है कि मान लो कि भाई ये जो गैस है, वेपर है, उसको आपने ठंडा किया, आपने उसको कूल करना शुरू किया, तो कूल करने पर वो लिक्विड होगा, तो इसको मैं लिखता हूं कूलिंग। ठीक है, यहाँ पर हीटिंग था, ये कूलिंग होगा। फिर यही लिक्विड को आप अगर और ठंडा करोगे, मान लो आपने कोई भी ग्लास के अंदर पानी रखा है, या फिर वो बर्फ की ट्रे आती है उसमें पानी भर दिया, फिर उसको फ्रीजर में रख दिया, तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे 1 घंटे बाद वो तो बर्फ बन चुका होता है, यानी कि वो सॉलिडिफाई हो जाता है। क्या होता है? वो सॉलिडिफाई होता है। बेसिकली ये सारी प्रोसेस है स्टेट्स चेंज होने की। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि हम जब भी कोई भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज करते हैं, यहां पर हमने क्या किया, इसको हीट किया, टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है ना, तो वो लिक्विड बना। अब वही लिक्विड का मान लो हमने टेम्परेचर घटाया, तो वो क्या बन गया, सॉलिड बन गया। यानी कि टेम्परेचर को जब हम चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो स्टेट भी चेंज होता है। क्या होता है? स्टेट भी चेंज होगा। चलो मैं लिखता हूं, बाय चेंजिंग टेम्परेचर
स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस, क्या होता है वो चेंज होता है। स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस क्या होता है, मैटर का जो स्टेट है वो बदलता है। लेकिन जरा ध्यान से देखो, अब आपको ये तो होना चाहिए कि भाई मैटर क्या होता है। मैटर तो आप लोग पढ़े हो, मैटर की डेफिनेशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, 9th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 1 में, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। तो ये मैटर क्या होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस इन द यूनिवर्स, ठीक है, एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। इट इज which occupies some space in universe and have some mass, ठीक है। ये क्या है, ये ऐसी चीज है जो यूनिवर्स की छोटी सी स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है, भले छोटी सी हो तो भी वो मैटर में गिनेंगे, और उसका खुद का क्या होगा, मास भी होगा, ठीक है। उन्हीं को हम लोग मैटर बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखना, जब भी सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन होता है, ठीक है, जब भी सॉलिड से लिक्विड का कन्वर्जन होता है तो होगा क्या, जरा ध्यान से देखना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हुआ है तो ऐसी कंडीशन में ये जो प्रोसेस नंबर 1 हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। ध्यान से समझना है ना। अब अगर मान लो कि लिक्विड जो है उसको हमने हीट किया और वो गैस में कन्वर्ट हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन, ठीक है, या फिर बॉइलिंग बोल सकते हो उसको आप, ठीक है, बॉइलिंग करने पर वेपराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। फिर अगर ऐसा हुआ है कि भाई गैस जो है उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया आपने, ठीक है, तो वो क्या हुआ, लिक्विफिकेशन, क्या हुआ, कंडेंसेशन बोलते हैं। चलो, कंडेंसेशन जो बारिश का होता है ना, रेन का कैसा होता है, रेन वाटर जो होता है वो सन के रेस के जैसे वाटर जहां जहां पर भी होता है, कोई लेक है, कोई रिवर है, कोई पॉन्ड है, वहां से वो वाटर का इवेपोरेशन शुरू होगा, ठीक है। क्या होगा, वो वाटर का इवेपोरेशन शुरू होगा और इस इवेपोरेशन के बाद ऊपर जैसे ही पानी जाएगा तो ऊपर प्रेशर भी कम रहता है और टेम्परेचर भी लो रहता है, तो वो वगैरह बादल वगैरह बनते हैं और फिर वो क्या होगा, वो लिक्विफाई होगा, यानी कि वो जो वेपर है वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होगा और वही छोटे छोटे ड्रॉप्स कंबाइन होकर बड़े ड्रॉप बनेंगे और वही बारिश के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज कंडेंसेशन। फिर चौथी प्रोसेस, दैट इज हमने ले लिया है, मान लो कि भाई वी हैव टेकन हियर लिक्विड और वो लिक्विड को हम लोग सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा, तो अगर आपने लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया है तो क्या बनेगा, तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग बोलते हैं उसको, क्या, फ्रीजिंग। अब देखो यहां पर दो और भी एक्सेप्शन चीजें हैं। नॉर्मली कोई भी अगर हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है, वॉट एवर द स्टेट इज देयर, तो इट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन, इट मीन्स द चेंज ऑफ द स्टेट will be step by step in this direction, either it can be in the reverse direction, but the important thing is that in the most of the cases it cannot go from the solid to direct gas, or it cannot go to the gas to direct solid, in most of the cases, not in all the cases। जरा ध्यान से देखना, हम जब भी सॉलिड को हीट करते तो लिक्विड बना, लिक्विड को हीट करते तो गैस बना, सेम में मान लो हमने गैस को कूल किया तो लिक्विड बना, लिक्विड को कूल किया तो सॉलिड बना, ठीक है, ये तो ठीक है, यहां तक तो क्लियर है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई ये जो सॉलिड होता है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है बच्चों, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है। हाँ, ये भी पॉसिबल है। अगर ऐसा कुछ हुआ है, मान लो कि भाई सॉलिड जो है वो डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। और ये जो सब्लिमेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। सब्लिमेशन कहाँ कहाँ होता है, आपने देखा होगा आपके एग्जाम्पल के, लाइक ओडोनिल आता है ना जो बाथरूम में लगाते हैं हम, तो वो अचानक से मतलब 15 दिन 20 दिन के बाद अगर उसके बॉक्स को देखेंगे तो अंदर ओडोनिल होगा या नहीं, गायब हो चुका होगा। क्यों, क्योंकि वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हुआ होता है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक हमने लिया है
कैम्फर कपूर, ठीक है, और उसको ऐसे ही बाहर रख दिया, तो थोड़े घंटों बाद वो तो गायब हो चुका होगा क्योंकि वो सॉलिड में से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हुआ। लेकिन इंसेंस स्टिक को ये मत गिनना ना, लोग गलत समझते हैं। इंसेंस स्टिक जो रहती है वो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल कभी नहीं हो सकता। इट्स नेवर एन एग्जाम्पल ऑफ द सब्लिमेशन, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं लाइक नेफ्थलीन बॉल्स, जो अपने मम्मी, आपकी मम्मी जो थी वो कबर्ड में जहाँ पर कपड़े रखते हैं तो उनकी साड़ियों के बीच में छोटे छोटे व्हाइट कलर के बॉल्स आते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स बोलते हैं, उनको रखते हैं ताकि अंदर बास ना मारे। वो भी धीरे धीरे घटता है, छोटा होता है, छोटा होता है, फिर गायब। वो भी क्या हो रहा है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है, और इनकी प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। अब देखो कभी कभार ये भी होता है कि भाई जो गैस होता है वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होता है, ये भी हो सकता है। यस, गैस जो है वो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। गैस डायरेक्ट सॉलिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं, डिपोजिशन। या इनके भी एग्जाम्पल है हाँ हमारे पास, लाइक आयोडीन रहता है ना, आयोडीन के टुकड़े रहते हैं, अब उसको हीट करोगे तो क्या होगा, वो गैस बन जाएगा। लेकिन अगर आपने जिस वेसल के अंदर ये एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, अगर उस वेसल को ऊपर से बंद कर दिया तो यही गैस मॉलिक्यूल वापस टकरा कर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलेंगे, डिपोजिशन। ठीक है बच्चों, समझ में आया। चलो एक बार रिवाइज करते हैं, फिर हम लोग आगे के टॉपिक पे जाएंगे, है ना। ये बेसिक फंडास है जो मुझे पढ़ाने थे आपको, जरा ध्यान से देखना। लोग ये मानते हैं कि भाई इंक एंड वाटर जो होता है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द होमोजीनियस, बट एक्चुअली इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल है। देखो सॉल्यूशन जो रहता है, जरा ध्यान से देखना, वो दो मेन कंपोनेंट से बना रहता है। इट इज मेड अप ऑफ टू मेन कंपोनेंट। एक कंपोनेंट रहता है, रुको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अलग कलर लेते हैं, वेट वेट पे अटेंशन किया ना, ये दो कंपोनेंट से बना रहेगा, ठीक है। कौन से कंपोनेंट है, तो ये कंपोनेंट नंबर 1 है और ये कंपोनेंट नंबर 2 है, ठीक है। अब देखो यहां पर एक चीज है कि कोई भी सॉल्यूशन अगर आपके पास है, मैं यहां पर लिखता हूं, कोई भी सॉल्यूशन अगर आपके पास है, अगर उस सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट है, एक क्या है आपके पास, सॉल्यूट, एंड एक सॉल्वेंट है। आपके पास क्या है, एक सॉल्यूट है एंड एक सॉल्वेंट। अगर ऐसा होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब ही तो 2 होता है, इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। यानी कि उसके अंदर एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है, तो ये बन जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि हर बार कोई भी सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही सॉल्यूट होना जरूरी नहीं है। सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट तो एक ही रहेगा। चाहे दुनिया में कोई भी सॉल्यूशन आप लो, सॉल्वेंट एक ही रहेगा, बट सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है। अब जरा ध्यान देना, यहां पर क्या होता है कि मान लो कि भाई हमने पानी के अंदर शुगर डाल दिया और उसको डिसॉल्व कर दिया, बस कुछ नहीं किया, आगे सिर्फ डिसॉल्व कर दिया। तो यहां पर जो शुगर के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, तो वो सॉल्यूट का काम कर रहे हैं, एंड वाटर जो है वो सॉल्वेंट का काम कर रहा है। अब यहाँ पर एक ही सॉल्यूट है, एक ही सॉल्वेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभार कि एक से ज्यादा सॉल्यूट हम डालते हैं सॉल्वेंट के अंदर, लाइक नींबू पानी बनाते हैं, लेमनेड, नींबू शरबत, हमने उसमें पानी लिया जो सॉल्वेंट का काम करता है। अब यहाँ पर सॉल्वेंट एक ही है, बट आपने नमक डाला, आपने नींबू थोड़ा सा डाला ड्रॉप्स उसके, फिर आपने शुगर डाला, ये सारी चीजें डाली, तो ये क्या है, ये सारे सॉल्यूट। यानी कि सॉल्यूट कैन बी मोर देन वन, बट सॉल्वेंट विल बी ओनली वन। समझेंगे नहीं, सॉल्यूट कैन बी मोर देन वन, बट सॉल्वेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, है ना। अब अगर ऐसा हुआ कि भाई सॉल्यूट भी एक है सॉल्वेंट भी एक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। मैं यहां पर पॉइंट लिखता हूं, सॉल्यूट कैन बी मोर देन वन, बट solvent will be always 1। सॉल्वेंट कैसा रहेगा, वो हमेशा एक ही रह सकता है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार बना लो, ये पॉइंट को स्टार बना लो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ठीक है। क्लियर है कि नहीं।
यस, तो हमने यहाँ पर ये प्रोसेस भी देखे है, हम यही इंट्रोडक्टरी पार्ट में और भी आगे पढ़ेंगे, बट मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखेंगे तो हम बाद में, ठीक है, आप बाद में लिखना, बट आप अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। ओके, गुड। यस, आगे बढ़ते हैं अब, लेट्स गो टू द फर्दर नाउ, कि आपने ये तो पढ़ा कि भाई सॉल्यूट जो होता है वो एक होता है, एक से ज़्यादा हो सकता है, बट सॉल्वेंट तो एक ही होगा। अब देखो ये सारी चीज़ें तो सब केमिस्ट्री में आती है, और देखो केमिस्ट्री के डे टू डे लाइफ में बहुत जगह पर यूज़ भी है। आप अगर नोटिस करोगे तो केमिस्ट्री, दवाई है, फार्मा कंपनी जो होती है उनमें केमिस्ट्री की ही देन है। देखो जो टेक्सोल नाम की दवाई आती है, सिस्प्लेटिन नाम की दवाई आती है, ये वो कैंसर को ठीक करने में यूज़ होती है, तो ये क्या है, केमिस्ट्री की ही देन है। यानी कि केमिस्ट्री अपने डे टू डे लाइफ में कहीं जगह पर काम आता है, बहुत सारी जगहों पर काम आता है, और ये एक लाइफ के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले हियर। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो बेसिक चीज़ है फिर खत्म होता है। अब टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ साइंटिस्ट के बारे में दिया है कि भाई पुराने ज़माने में क्या क्या होता था, कैसे केमिस्ट्री का यूज़ था, तो वो तो आप ऑलरेडी ऑब्वियस है कि आप पढ़ सकते हो और वो तो समझने में भी इजी है। तब हम लोग आगे जाते हैं और आगे के टॉपिक को लेते हैं, ताकि हम लोग, यस नाउ पे अटेंशन यार, हम लोग आगे के टॉपिक पे जाते हैं नाउ, सब लोग यहाँ पर फोकस्ड रहना। यस, एक छोटा सा टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, जिसका नाम है डेंसिटी, जो हमें कंप्लीट करवाना है, ठीक है, पे अटेंशन हियर। अगर हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं तो बेसिकली आपको थोड़ा चीज़ें तो अंदाज में आता ही होगा कि भाई डेंसिटी का मतलब क्या होता है। बेसिकली डेंसिटी को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यस, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, दैट इज m बाई वी, ठीक है ना, दैट इज ग्राम पर वॉल्यूम, क्या होगा, लीटर होगा ना, ठीक है, ग्राम पर लीटर होगा ना, मास ग्राम में होगा, ठीक है, दैट इज अ ग्राम पर लीटर। आप ये भी लिख सकते हो, उसको मत लिखो अभी, कोई बात नहीं। तो ये डेंसिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस क्या आते हैं, बेसिकली आपको ये नहीं बोलेंगे भाई इसका डेंसिटी ढूंढो, उसका डेंसिटी ढूंढो, क्वेश्चंस ऐसे नहीं पूछते हैं, बट कुछ क्वेश्चन के अंदर ये डेंसिटी की फॉर्मूला भी यूजफुल रहती है। आप समझे कि नहीं, लाइक नमक जो होता है उससे खाना नहीं बन सकता, मतलब कि सिर्फ नमक की सब्जी या नमक की रोटी, ऐसा नहीं होता, वो एक इंग्रेडिएंट है जो फूड को टेस्टी बनाता है, हेल्पफुल रहता है। सेम में डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, बट आपको क्या पूछ सकते हैं, उसका हेल्प लेकर वही उसका हेल्प कोई और न्यूमेरिकल के लिए काम आता होगा। अब देखो जैसे डेंसिटी को ढूंढते कैसे हैं, लाइक मान लो कि भाई अब आपके पास मास दिया होगा ग्राम में, तो बस आप क्या करना है, कोई चिंता की बात नहीं है, रख दो वैल्यू को, आपको डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है कि नहीं, डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, क्लियर है ना आप लोग। चलो तो फिर अब हम लोग आगे के टॉपिक पे जाते हैं और एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सब लोग यहाँ पर अटेंटिव रहना, बी फोकस्ड हियर स्टूडेंट्स, ओके, बी फोकस्ड हियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज मोल कंसेप्ट एंड कंपैरिजन विद द इक्विवेलेंट फैक्टर। मोल कंसेप्ट जो है उसको हम लोग कंपेयर करते हैं इक्विवेलेंट फैक्टर के साथ। अब आप लोग जरा ध्यान देना इधर, मोल कंसेप्ट देखो, तो पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि भाई इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्या है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना है यहाँ पर कि भाई इक्विवेलेंट का कंसेप्ट क्या है। ओके, लाइक यहां पर इक्विवेलेंट जो रहता है उसमें आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ती, नो नीड ऑफ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, है ना, ये दोनों के बीच में हम डिफरेंस ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग मोल कंसेप्ट की बात करते हैं तो मस्ट बी बैलेंस्ड, क्या रहना चाहिए, बैलेंस्ड, है ना। लाइक यहां पर अगर आप लोग ने a प्लस बी लिया,
गिव C प्लस D। ठीक है, तो इसकी फॉर्मूला क्या बनेगी, इक्विवेलेंट ऑफ A इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ B इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ C इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ D। ठीक है, ये होगा। और इसके लिए हम क्या करते थे, आप याद करिए, एन ए अपॉन ए, दैट इज क्या आएगा, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, मोल्स ऑफ ए, याद आ रहा है ना, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, दैट इज स्मॉल ए। फिर एन बी अपॉन क्या आएगा, अब इसके लिए पहले रिएक्शन लिखते हैं, चलो तो आपको क्लियर हो जाए। लाइक रिएक्शन हमारे पास है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी। हम लोग का मोल कंसेप्ट के अंदर ये जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स है उनको ध्यान में लेते हैं, फॉर्मूला में यूज करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या थी, याद करिए, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ सी इक्वल टू मोल्स ऑफ डी डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ डी, दैट इज स्मॉल डी। ठीक है, क्लियर है बच्चों? यस, अब आप याद करिए कि भाई मोल का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोल इज इक्वल टू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एन, हम मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलार मास। क्या होता है, वेट अपॉन मोलार मास। और अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट की बात करते हैं, इक्विवेलेंट की बात करते हैं, दैट इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, है ना। हम लोग इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास होगा। क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। तो एक्चुअल में इक्विवेलेंट मास क्या होता है, व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? ठीक है, इक्विवेलेंट मास होता है मोलार मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, मोलार मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। ये इक्विवेलेंट है और ये इक्विवेलेंट मास है। अगर आपको इक्विवेलेंट कंसेप्ट फाइंड करना है तो आप क्या करते हो, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास करोगे तो आपको इक्विवेलेंट मिल जाएगा उसका। ठीक है, उसका इक्विवेलेंट मिल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, ये ईएम की जो वैल्यू है ये वाली मैं लिखता हूं यहाँ पर, जरा ध्यान से देखना। ये जो इक्विवेलेंट मास की जो वैल्यू है ये वाली, उसको यहाँ रखते हैं, तो मैं उधर लिखता हूँ। ठीक है, ताकि आप सबको दिखे। अब यहां पर है इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू क्या दिया है, वेट डिवाइड बाय क्या आया, मोलार मास इनटू ये एन फैक्टर तो ऊपर जाएगा ना, एन फैक्टर, ये हमारी फॉर्मूला बन गई, इनटू एन फैक्टर, समझे कि नहीं, इनटू एन फैक्टर। अब जरा ध्यान से देखो आप लोग, यस, पे अटेंशन हियर, यस। अब इसमें वेट अपॉन मोलार मास क्या होता है, वेट अपॉन मोलार मास है या एटॉमिक मास, वो क्या होता है, आप सोचिए क्या होता है, मोल कंसेप्ट में क्या होता है, वो मोल से तो होता है। देखो जरा ध्यान से, बट एन इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलार मास या फिर एटॉमिक मास। क्लियर है? तो ये जो वैल्यू है, रुको जरा, मैं इसको ले लेता हूं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये जो एन की वैल्यू मिली उसको यहाँ पर, ये यहाँ रख सकते हैं ना, एन रख सकते हैं ना, ठीक है कि नहीं, ये जो है दैट इज बराबर एन, तो यहाँ पर हम एन लिख सकते हैं। तो फाइनल इक्वेशन क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आएगा, एन इंटू एन फैक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट की फॉर्मूला मिल गई एन इंटू एन फैक्टर। ठीक है, एन यानी कि मोल्स इंटू एन फैक्टर। तो आप इसको ये भी लिख सकते हो कि भाई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, शॉर्ट में अगर लिखना है तो, कि भाई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन इंटू एफ, या एफ यानी कि फैक्टर समझ लो आप, एन इंटू एफ, ये शॉर्टेस्ट फॉर्मूला हो गई, दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्मूला फॉर इट। समझे कि नहीं, दिस इज द शॉर्टेस्ट फॉर्मूला फॉर इट। समझे, क्लियर हुआ? यस, तो यही तो होता है मोल कंसेप्ट। ठीक है कि नहीं, मोल कंसेप्ट यही तो होता है जो हमने यहाँ पर लिखा। अब देखो मोल कंसेप्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये भी कर सकते हैं। अब इस पे से तो ये बात फिक्स हो गई है, इसको देखकर हमें समझ में आ रहा है कि भाई ये फॉर्मूला जो है, जरा ध्यान से देखना है ना, इस पे से हमें समझ में आएगा कि दैट इज इक्वल टू एन ए, मोल्स ऑफ ए इक्वल टू मोल्स ऑफ बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सी इक्वल टू मोल्स ऑफ डी। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं, समझ में आया? दैट विल बी ऑलवेज इक्वल। ये इस फॉर्मूला से ये मिला हमें, दैट इज मोल्स ऑफ ए इक्वल टू मोल्स ऑफ बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सी इक्वल टू मोल्स ऑफ डी। इज इट ओके? यस, इस तरह से फाइंड करते हैं। इधर तक सबको क्लियर है? मैं एक बार इसका रिवीजन करवा देता हूं कि हमने डेंसिटी पढ़ा। डेंसिटी का एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मोल कंसेप्ट एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं, मोल कंसेप्ट एंड इक्विवेलेंट का कंपैरिजन कर रहे हैं। तो मोल कंसेप्ट में आपको इक्वेशन को, रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है, बट इक्विवेलेंट के कंसेप्ट में बैलेंस करना जरूरी नहीं होता।
अब इसमें रिएक्शन है ए प्लस बी गिव सी प्लस डी है, ठीक है। तो उसकी फॉर्मूला क्या बनती है, इक्विवेलेंट ऑफ ए इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ सी इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ डी। क्लियर है कि नहीं? लेकिन मोल का फॉर्मूला क्या, अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होता है ए प्लस बी प्लस गिव सी प्लस डी डी। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए इक्वल टू मोल्स ऑफ बी अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर क्या किया, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बनता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, बट इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर होता है। ठीक है। तो हमने क्या किया, जरा ध्यान से देखना है, ये वाली जो फॉर्मूला है उसमें ये em की वैल्यू ये वाली रख दी, हमें ये मिला। अब ये क्या है, n इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास इनटू एटॉमिक मास, ये भी हमें क्लियर है। इतना बार क्या बन जाएगा, मोल्स, तो इक्विवेलेंट क्या होगा n इंटू एन फैक्टर, तो इक्विवेलेंट क्या होगा n इंटू फैक्टर, बस खत्म, फिर इससे ये मिल गया। समझ में आया कि नहीं? यस। अब हम लोग, यस क्लियर है ना? अब हम लोग आगे के लेक्चर में वीडियो में n फैक्टर कैसे ढूंढते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। अब सिर्फ मैक्सिमम 3 लेक्चर में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स 3 लेक्चर्स का काम है, फिर हमारा चैप्टर खत्म। मैंने आपको वर्कशीट का बोला भी था, आज ही मैंने शायद वर्कशीट तो अपलोड की, अगर ना किया तो मैं आज कर दूंगा। ठीक है, आज ही आपको वर्कशीट के लिए मैसेज आ जाएगा स्कूल से। ठीक है, चलो तो फिर आई होप कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। खूब मेहनत करिएगा घर पे रहकर, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा, क्योंकि जब स्कूल खुलेगी, जब भी खुलेगी 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने उसके बाद आपको ये सारे के एग्जाम जब शुरू होंगे तब आपको ये सब प्रिपेयर करना जरूरी हो जाएगा। और ये जो चैप्टर है वो जेईई नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों, बाय।